सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच मिला यूएफओ का लैंडिंग पैड। दरअसल सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच रिचर्ड स्ट्रक्चर नाम का ये सर्कुलर फीचर मौजूद है, जो कैसे बना ये कोई नहीं जानता। अब कुछ लोग इसे क्रेटर कहते हैं तो कुछ इसे किसी सिज्मिक एक्टिविटी का रिजल्ट बताते हैं। अब जब जवाब नहीं मिले तो प्रोमिनेंट तौर पे इसे एक एंशिएंट यूएफओ लैंडिंग पैड भी माना जाने लगा, मगर थियरीज सिर्फ थियरीज तक ही सीमित रही और जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल पाया कि ये आखिर बना तो बना कैसे, और अगर इन्हें बनाया गया है तो किसके द्वारा बनाया गया है। अब इसी तरह सहारा में भी अभी 3 साल पहले ये रहस्यमयी सर्कल्स स्पॉट किए गए थे, जो ना तो कभी किसी हिस्टोरियंस द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे और ना ही किसी सिविलाइजेशन के आसपास बने थे। सो द क्वेश्चन वाज कि सहारा रेगिस्तान में किसी भी शहर से कोसों दूर आखिर इन सर्कल्स को बनाया तो किसने बनाया। एंड ट्रस्ट मी, इस सवाल का जवाब जानने के रास्ते में आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 8 जून 2021 के दिन, जब एक रेडिटर ने व्हाट इज दिस नाम के रेडिट पेज पे ये पोस्ट किया। बेसिकली उस बंदे ने गूगल अर्थ के कुछ कोऑर्डिनेट्स शेयर किए और बताया कि सहारा डेजर्ट के बीचों बीच इस जगह पर ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। अब उस बंदे ने कहा कि जब वो गूगल अर्थ पर टेबालबेट टॉम्ब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसकी नजर तब इन स्ट्रक्चर्स पर पहली बार पड़ी। इस स्ट्रक्चर को देखकर पहली नजर में इस रेडिटर को ऐसा लगा कि उसने टॉम्ब खोज लिया है, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बीचों बीच एक माउंड लाइक स्ट्रक्चर है और उसके चारों तरफ करीब 12 कुएं दिखाई देते हैं, जिसे आफ्टर लाइफ के लिए ट्रिब्यूटिंग सिग्नल भी माना जा सकता है। और शायद सब इस बात पर यकीन भी कर लेते, मगर जब इस एरिया को थोड़ा जूम आउट किया गया तो देखा गया कि ये ऐसा इकलौता स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भी नहीं, पूरे के पूरे 22 स्ट्रक्चर्स उस जगह पे बने हुए थे। एंड व्हाट वाज मेकिंग देम मोर मिस्टीरियस वाज कि इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सीधी लाइन में थे, जैसे कि उन्हें ऊपर से किसी ने देखकर नाक की सीध पे बनाया हो। अब ये सारे 22 के 22 स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से करीब 420 मीटर्स की दूरी पर बनाए गए थे और इन सब का अप्रॉक्स डायमीटर 42 मीटर्स के आसपास एस्टिमेट किया गया था। अब कई दिनों तक इस रेडिटर ने खुद से इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की, मगर जब उससे ये नहीं हो पाया तो उसने वो फाइनल रिपोर्ट अपनाया जो मैक्सिमम रिसर्चर्स फेल होने के बाद अपनाते हैं। अपनी रिसर्च को पब्लिक डोमेन में डाल देना, ताकि लोग फिगर आउट करने की कोशिश कर सके कि वहां क्या हुआ था। एंड लकीली इस मामले में ये रेडिटर बहुत किस्मत वाला था, क्योंकि इसकी यही मिस्टीरियस क्वेरी वॉक्स के हाथ लग गई। And then started the quest of finding the creators of this mysterious structure. उस रेडिटर को ये स्ट्रक्चर तब मिला था जब वो टेबाल वाले टॉम्ब खोजने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से इस रिसर्च को शुरू करने का सबसे पहला पड़ाव हिस्ट्री से अच्छा और क्या ही हो सकता था। टेबाल वालेट एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में इंटरनेट पर ज्यादा कुछ नहीं मिलता, सिवाय एक आर्टिकल के जो 1885 में पब्लिश हुआ था। तो जर्नल स्टोरेज में एक 140 साल पुराना आर्टिकल पड़ा हुआ था, जिसमें वेल ऑफ टेबाल वालेट का रेफरेंस मिलता है, अलॉन्ग विद इट्स कोऑर्डिनेट्स जो थे लैटिट्यूड 27 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड 4 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। और अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को डालें तो ये लोकेशन इस स्ट्रक्चर के काफी करीब मिलती है। इस डिस्क्रिप्शन के जस्ट बाद डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ था कि इस लोकेशन पर 2 सर्कुलर टुमोली भी है। टुमोली का मतलब है कि जब किसी को दफनाया जाता है तो उस जगह पे जो माउंड बाहर निकल कर आता है ना, वही टुमोली कहलाता है। और इसी कोइंसिडेंस से और ज्यादा मेल खाती हुई डॉक्यूमेंट में ये बात भी कही गई कि ये स्ट्रक्चर रिंग लाइक शेप में बने हुए थे और यहाँ जो स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन में थे वो भी रिंग शेप में ही थे। अब इतने सारे फीचर्स मैच होने के बाद अब सवाल ये था कि क्या ये वाकई कोई प्राचीन टॉम्ब था? अगर हाँ, तो ये इतने सारे क्यों बने हुए हैं? क्योंकि 22 टॉम्ब्स का एक साथ मिलना किसी ऐसी डायनेस्टी को साइनिफाई करता है जो बहुत रिच होगी, चाहे बात वेल्थ की करे या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की। मगर ऐसी किसी भी रिच हिस्ट्री का इस जगह के कोरिलेशन में कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन फिर ये भी सिद्ध हो जाता है कि अगर ये टॉम्ब नहीं है तो और क्या हो सकते थे, जिससे ये रिसर्च वापस उसी जगह पे आ गई जहां से ये शुरू हुई थी।
कंसिडरिंग कि ये रेतीली जगह के बीचों बीच बने थे, ऐसे में जिस दूसरे सेट ऑफ ग्रुप को कंसल्ट किया जा सकता था वो था आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का। आफ्टर ऑल वही तो ऐसी जगहों को खोजकर इनके बारे में जानकारियां निकालते हैं। एंड व्हाट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्टेड वाज कि ये स्ट्रक्चर असल में फोगारा थे। फोगारा एक अरबी शब्द होता है जिसे बहुत से हिस्सों में कनात के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसे इरिगेशन सिस्टम को कहा जाता था जिसमें दूर किसी वाटर सोर्स से पानी को शहरों में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। नाउ मैक्सिमम केसेस में इस सिस्टम के लिए वो वाटर सोर्स कोई हिल ही होता था। रीजन बीइंग वहां से वर्टिकल शाफ्ट्स के थ्रू पानी को कनाल के मीडियम से ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान रहता था, राइट। ऊपर से देखो एक हिल की ऊंचाई से ढलान बनानी भी एक इजियर चॉइस रहती थी क्योंकि इससे वाटर को फ्लो करने के लिए ग्रेविटी की वजह से एक बेटर स्पीड मिल जाती थी। अच्छा, यहाँ पर फुगारा की पॉसिबिलिटी इसीलिए भी आई ना क्योंकि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज खास करके अल्जीरिया में फोगारास काफी ज्यादा पाए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ आज भी फंक्शनिंग कंडीशंस में हैं, जिस वजह से इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती अगर ये भी किसी तरह के वाटर फ्लो सिस्टम का पार्ट होता तो। मगर कड़वी सच्चाई ये थी कि ये ऐसे किसी भी सिस्टम का पार्ट नहीं था। तो देखो, फोगारा के लिए दो चीजें हमेशा नोटिस की जाती रही है। पहला तो फोगारास का ओरिजिनेशन पॉइंट उसकी डेस्टिनेशन के कंपैरेटिवली ऊंचाई पर रहता है, मगर इस केस में वो हाइट वाला मामला फिट नहीं बैठ रहा था। अब दूसरी बात ये थी ना कि फोगारा के थ्रू वाटर को एक लिमिटेड रेंज तक ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, जिसका मतलब है कि एक फोगारा की सप्लाई सिटी उसके आसपास ही होनी चाहिए थी। मगर इस स्ट्रक्चर के 100 किलोमीटर्स के रेडियस में कोई भी शहर नहीं आता है, जिस वजह से फोगारा की पॉसिबिलिटी भी एट लास्ट वाइप्ड आउट हो गई। तो दोस्तों, अभी तक ढेरों लोगों के इंटरव्यूज लिए जा चुके थे जिनसे कई थियरीज बाहर निकलकर आ चुकी थी और कई गलत भी हो चुकी थी। बट अब इतना एविडेंट हो चुका था कि बिना उस लोकेशन पे जाए सिर्फ इमेजेस के जरिए इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया जा सकता था। सो अब नेक्स्ट वॉक्स की टीम उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंची एंड दे फाउंड आउट कि वो जो सर्कल्स बने हुए थे उन सर्कल्स की लोकेशन के अंदर डायनामाइट्स दफन पड़े थे। और ये डायनामाइट्स एक दो नहीं बल्कि हर सर्कल पे लगे हुए थे। और इससे जहां पर एक चीज क्लियर हुई तो वहीं पर एक नया सवाल भी खड़ा हो गया। देखो, चीज ये क्लियर हो गई थी कि इसका पानी से, एलियन से या किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन से कोई भी संबंध नहीं था। और सवाल यहाँ पर ये खड़ा हुआ कि रेगिस्तान के बीचों बीच डायनामाइट्स क्या कर रहे थे। अब देखो, ये बात बेहद ही कंफ्यूजिंग थी, पर एक क्लू के रूप में एक्सप्लोरर्स को उस जगह पर एक फूड कैन मिला और वो छोटा सा फूड कैन इस पूरी मिस्ट्री के सोल्यूशन की वजह बना। देखो, जब उस फूड कैन की जांच की गई ना तो ये पता चला कि उसे साल 1950s के दौर में मैन्युफैक्चर किया गया था, जिसका मतलब कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो उसी दौर में हुआ होगा। और इसी टाइम पीरियड में जब डायनामाइट्स के यूज और फ्रेंच फूड कैन्स के कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए जांच बढ़ाई गई तो एक ही नाम सामने आया, Compagnie de Researchers et d'Exploitation de Petrole au Sahara, शॉर्ट में CREPS। जब अल्जीरिया एक कॉलोनियल नेशन था ना और इस पर फ्रेंच रूलर्स का राज चलता था, तब यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की बहुत कोशिश की गई थी। अल्जीरिया के ऑयल रिसोर्सेज से बिजनेस करने के लिए फ्रेंच रूलर्स ने क्रेप्स बनाई थी और ये कंपनी जहाँ जगह जगह जाके ऑयल एक्सट्रैक्ट करती थी तो वहीं नई नई जगहों में ऑयल रिजर्व्स ढूंढने की कोशिश भी किया करती थी। अब आज के समय में जब भी किसी जगह के अंदर ऑयल रिजर्व्स होने की आशंका होती है तो रिसर्चर्स एक सर्वेयर मशीन लाते हैं जो जमीन के या पानी के अंदर कंप्रेस्ड एयर भेजते हैं, जिससे शॉर्ट ड्यूरेशन साउंड वेव्स क्रिएट होती है। अगर ये साउंड वेव्स डिफ्लेक्ट होकर दूर मौजूद सेंसर्स में कैप्चर हो जाती है तो रीडिंग्स एनालाइज करके ये पता लगा लिया जाता है कि अंदर तेल है, अदरवाइज उस जगह को नहीं छेड़ा जाता। खैर, ये तो हो गई आज की बात, मगर पहले के समय में ऐसी एडवांस सर्वेयर मशीन्स नहीं थी जिनसे ये साउंड वेव्स वाला पार्ट फुलफिल किया जा सके। तो इनोवेटर्स ने एक बड़ा ही यूनिक आइडिया यूज करना शुरू किया था। They started using dynamites। देखो, एक्सप्लोरर्स अंडरग्राउंड डायनामाइट्स डेटोनेट करते थे जिनसे सेम शॉर्ट ड्यूरेशन साउंड वेव्स क्रिएट होती थी और जब वही वेव्स सेंसर में रिकॉर्ड होती थी तो उन्हें एनालाइज करके एक्सप्लोरर्स पहचान लिया करते थे कि उस जगह पे रिसोर्सेस है भी कि नहीं। हाउएवर, इस मेथड के बहुत से नुकसान भी होते थे, एज ये कई बार डेटोनेटिंग प्लेस पे परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ जाते थे, जिनमें से एक को आप देख भी सकते हो। जिस वजह से जैसे ही ये नया मेथड डेवलप किया गया उसके बाद से इस तकनीक का इस्तेमाल कम
कर दिया गया और कुछ इस तरह से एक सिंपल सा ऑयल एक्सप्लोरेशन अटेम्प्ट महीनों तक इंटरनेट सेंसेशन बना रहा। अब ये मिस्ट्री भले ही आज सॉल्व हो गई हो, मगर ये सर्कल साथ में इस चीज का दर्दनाक एहसास भी दिलाते हैं कि फ्रेंच कॉलोनाइजेशन ने अल्जीरिया को कितना ज्यादा अफेक्ट किया था और उसे कितना एक्सप्लॉइट किया था। वैसे दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक सवाल है और वो ये कि अल्जीरिया को कौन से साल में फ्रेंच कॉलोनाइजेशन से आजादी मिली थी? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे इस तरह के बहुत सारे क्रॉप सर्कल्स भी पाए गए थे जो कि अमेरिका के बड़े बड़े खेतों में देखने को मिलते थे। वैसे क्या आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और जाने से पहले इस वीडियो को जाकर जरूर देखना जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे पर्सन के बारे में जो बहुत ही हंसी खुशी एक केवर हुआ करता था और एक गुफा के अंदर गया था, लेकिन उस गुफा के अंदर जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा दर्दनाक हुआ जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाओगे। आखिर क्या हुआ उस केवर के साथ और आखिर क्यों उस गुफा के अंदर वो गया था? इस पूरी कहानी को जानने के लिए यहाँ पर टैप करो और इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।